अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। पहले तो इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लगता था वो अभी बेहोश हो जाएगा। कहाँ अब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से बात कर रहा था। इसके अंदर पैदा होने वाली इस तब्दीली से मैं उलझ सा गया। मुझे एहसास होने लगा था कि कहीं कोई गड़बड़ है जिसका मुझे इल्म नहीं है। अब्बास को तुम दोनों भाइयों ने कत्ल नहीं किया? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, हमीद ने कहा। हमें क्या ज़रूरत थी उसे कत्ल करने की? हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सुना है तुम्हारी बहन के साथ उसके ताल्लुकात थे, मैंने कहा, और वो रातों को छुप छुप कर मिलते थे। ये आपने गलत सुना है, उसने दबे दबे गुस्से से कहा। ऐसी कोई बात नहीं थी। जाए वारदात पर तुम दोनों भाइयों के खुरों के निशान पाए गए हैं, मैंने इससे कहा। वाकयाती शहादत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम इकरार ना भी करो तो मैं अदालत में तुम्हें मुजरिम साबित कर दूंगा। इसलिए बेहतर है कि अपने मुंह से इकरार जुर्म कर लो। मैं ये रियायत करूंगा कि मुकदमा ज़रा ढीला बनाऊं, जिसकी वजह से तुम या तो बरी हो जाओगे या बहुत थोड़ी सज़ा मिलेगी। आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें, उसने बड़े एतमाद से कहा। इंशाअल्लाह हम दोनों भाई बेगुनाह साबित होंगे। बेशक आप मेरे खुरों के निशान भी वारदात वाले खुरों से मिलाकर देख लें। उसके बेपनाह एतमाद ने मेरा यकीन डामाडोल कर दिया। मैं जो कुछ देर पहले से इकबाल जुर्म करवाने के लिए तैयार बैठा था, परेशान हो गया। मैंने इसे घेरने के लिए बहुत सवाल पूछे, घुमा फिरा कर एक ही बात कई तरह से पूछी, मगर मुझे कुछ हासिल ना हुआ। मेरी छठी हिस्स बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मामला कहाँ से उलझ गया है। मैंने बहुत सोचा समझा और सोच सोच कर मेरी कनपटियाँ दर्द करने लगीं। तंग आकर मैंने इस मामले को अगले दिन पर डाल दिया। वैसे भी शाम हो रही थी। मैंने हमीद को हवालात में भिजवाया और ख़ुद आराम करने के लिए थाने से उठ गया। रात सोने के लिए लेटा तो इस केस के मुतालिक ही सोचता रहा। फिर जाने किस वक्त आंख लग गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो ताज़ा दम हो चुका था। तैयार होकर थाने पहुंचा और जाते ही अब्बास के कत्ल वाली फाइल खोल ली। शुरू से आखिर तक एक एक तफसील को दोबारा पढ़ा। इसमें चंद बातें ऐसे नजर आईं जो मुश्तबा हमीद और उसके भाई रशीद के हक में जाती थीं। मसलन जाए वारदात पर आने और जाने वाले खुरे पक्की सड़क की तरफ से आए और वहीं गए थे, जबकि जाए वारदात तक पहुंचने के लिए गांव से बहुत कम फासला था। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतना लंबा चक्कर काटकर पक्की सड़क की तरफ से जाए वारदात तक पहुंचते। मैंने इस पर गौर किया तो जहन ने कहा कि पुलिस को भटकाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो काबिल गौर थी वो जाए वारदात से मिलने वाली सलीब थी। दोनों भाई मुसलमान थे, जबकि सलीब ईसाई गले में पहनते हैं। इस सिलसिले में मैंने ये मफरूज़ा कायम किया कि हो सकता है इस वक्त में बड़ा भाई रशीद शामिल ना हो और हमीद ने अपने किसी ईसाई दोस्त को साथ मिलाकर ये कत्ल किया हो। मैंने मुखबिरों से कहा कि वो ये मालूम करें कि हमीद की दोस्ती किसी ईसाई के साथ है, और अगर है तो इस ईसाई के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इसके अलावा मैंने इनको ये भी कहा कि वो मालूम करें कि हमीद की बहन के मकतूल अब्बास के साथ ताल्लुकात थे या नहीं। इसके लिए मैंने सकीना को समझाया कि वो इसकी किसी राजदार सहेली से ये मालूमात हासिल करे। इसके साथ ही मैंने खोजी को बुलवाकर कहा कि वो हमीद के जूतों के निशान लेकर इन्हें जाए वारदात पर मिलने वाले खुरों से मिलाकर देखे कि ये एक ही तरह के हैं या मुख्तलिफ। खोजी इसी वक्त अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसने हमीद को कच्ची ज़मीन पर चलाकर इसके कदमों के निशान हासिल कर लिए। उसने खुरे देखते ही अपने सर को दाएं बाएं इस तरह हिलाया जैसे इनकार में हिलाया जाता है। फिर वो मेरे पास आ गया और उसने बताया कि ये खुरे जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। मैंने खोजी से कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मुलजिम ने वारदात के वक्त दूसरे जूते पहन रखे हों, मगर खोजी ने इस इम्कान को रद्द कर दिया और बताया कि हमीद के पाँव का साइज़ जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों के साइज़ से लंबाई में खासा छोटा है और चौड़ाई में भी कम है, इसलिए जूते बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये सुनकर मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने मफरूज़ों के बलबूते पर जो इमारत खड़ी की थी वो लरसने लगी थी।
और किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती थी। मुझे अब मुखबिरों की इतलात का इंतज़ार था। मैंने अब जो भी कदम उठाना था इन इतलात की रोशनी में उठाना था। दोपहर के वक्त तक मुखबिर एक एक करके आने लगे। इनसे जो मालूमात हासिल हुई वो मेरे लिए हौसले का बाइस नहीं थी। इन इतलात के मुताबिक हमीद या रशीद दोनों भाइयों में से किसी का भी कोई ईसाई दोस्त ना था और न ही कस्बे में कभी कोई ऐसा ईसाई नौजवान देखा गया है जो अपने गले में लकड़ी की स्लीब डाले रखता हो। इसके अलावा ये भी पता लगा कि इन दोनों भाइयों का मकतूल अब्बास से कभी भी किसी तरह का कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं हुआ था। बज़ाहिर इन हालात में हमीद मुझे बेगुनाह नजर आने लगा था, लेकिन मेरा उसूल था कि तफ्तीश में किसी भी बात को हर्फ़ आखिर नहीं समझता था। अभी मुझे सकीना का इंतज़ार था। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई काम की बात मालूम कर लेगी। फिर खासे इंतज़ार के बाद आखिर सकीना आ ही गई। उसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो मुझे लगा कि मैं अब तक गलत रुख पर तफ्तीश करता रहा हूँ। सकीना ने अपने उस्तादी तरीकों से काम लेते हुए नूरा की राजदार सहेली को शीशे में उतार लिया था। इस सहेली ने बताया कि नूरा कस्बे के ही एक नौजवान से इश्क करती है। इस नौजवान का नाम हशमत है और शहर में सरकारी मुलाजिम है। हशमत इसे शहर से बड़े महंगे महंगे तोहफे लाकर देता है, जिनमें कपड़े, परफ्यूम और बनाव श्रृंगार का सामान होता है। ये दोनों रातों को चोरी छुपे मुलाकातें भी करते हैं। ये दोनों रातों को चोरी छुपे मुलाकातें भी करते हैं। नूरा के भाइयों को इसका इल्म हो गया था और उन्होंने कई बार अपनी बहन को मारा पीटा भी था और कहा था कि अगर वो बाज ना आई तो वो इसे और हशमत दोनों को कत्ल कर देंगे। सहेली ने यह भी बताया कि वो मोहब्बत में इतना आगे निकल गए थे कि अब वापसी नामुमकिन थी। नूरा अपनी सहेली से अक्सर कहा करती थी कि इसके भाई बेशक उसे कत्ल कर दें, लेकिन वो हशमत को नहीं छोड़ सकती। हशमत भी इसे दीवाना वार चाहता था, मगर वो इसके भाइयों से डरता था। खास तौर पे नौजवान और जोशीले हमीद से वो बहुत घबराता था। इन हालात में कत्ल तो हशमत और नूरा को होना चाहिए था, मगर कत्ल अब्बास हो गया था, जिसका इन सारे हालात से कोई ताल्लुक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि ये कोई और ही चक्कर है। मैंने ज़रूरी समझा कि हशमत को थाने बुलाकर पूछगछ करूं। मैं जितना ज़्यादा इस केस के बारे में गौर करता उतना ही उलझ जाता। सोच सोचकर मेरे दिमाग की चूलें हिल गईं, मगर मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सका। मुझे साफ नज़र आने लगा था कि अब तक की तफ्तीश और भाग दौड़ सब अकारत गई है और मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला था। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे पास टूटी हुई चूड़ियों, एक रेशमी दुपट्टे और लकड़ी की स्लीब के सिवा कुछ न था। अब मैंने इन्हीं के जरिए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना था। एक और सुराग जो मेरे पास महफूज था वो था जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों के मोल्ड। हालत वाक़ियात ने कुछ इस तरह पलटा खाया कि मैं चकरा कर रह गया था। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर इसे हशमत के मुतालिक बताकर कहा कि वो इसके घर जाए और इसको मेरे पास ले आए। कांस्टेबल चला गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद आकर उसने बताया कि हशमत घर में नहीं है। इसके घर वालों ने बताया कि वो किसी दूसरे शहर गया हुआ है। इसने घर वालों को बताया था कि दफ्तर वाले इसे सरकारी काम से किसी दूसरे शहर भिजवा रहे हैं और उसको 1 हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर मुझ पर झुंझुलाहट तारी हो गई। मैं जिस तरफ भी कदम बढ़ाता था रास्ता बंद मिलता था। वो दिन भी ऐसे ही गुजर गया और मुझे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। रात को आसमान पर काले स्याह बादल छा गए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। ये बारिश तकरीबन रात भर वक्फों से होती रही। सुबह हुई तो पता चला कि रात की बारिश ने खासी तबाही मचाई थी और कई कमज़ोर मकान इसकी जद में आकर गिर गए थे। नशेबी इलाकों में जोहड़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे। मैं बारिश के पानी से बचता बचाता थाने पहुंच गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि 2 देहाती आदमी थाने में आए और मुहर्रिर से बात करने लगे। मुहर्रिर ने इनकी बात सुनी और फिर फौरन ही मेरे पास आकर बताया कि ये आदमी इतला लेकर आए हैं कि खेतों से ज़रा हटकर एक गड्ढे में किसी औरत की लाश नज़र आ रही है। लाश का एक कंधा और बाजू नज़र आ रहा है और बाकी जिस्म ज़मीन के अंदर है। इन देहातियों का कहना था कि लाश को गड्ढा खोदकर दफन किया गया था, मगर रात की तेज़ बारिश ऊपर की मिट्टी बहाकर ले गई थी। एक वजह यह भी थी कि ये जगह खेतों की निस्बत ज़रा नशेब में थी।
اس لیے اوپر کی طرف سے بہ کر آنے والا بارش کا تیز پانی گڑھے کے اوپر کی ناپختہ مٹی کو بہا کر لے گیا تھا۔ میں اسی وقت اپنے عملے کو ساتھ لے کر ان دیہاتیوں کے ساتھ چل پڑا۔ آبادی سے کافی ہٹ کر کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا۔ کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پھلوں اور سبزیوں کے باغ بھی تھے۔ ایسے ہی ایک باغ سے ذرا ہٹ کر ایک نشیبی جگہ تھی۔ دیہاتی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اس نشیب میں لے گئے۔ نشیب میں اتر کر انہوں نے گھڑے کی نشاندہی کی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، جس طرح دیہاتیوں نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی صورتحال تھی۔ گڑھے کے اندر مٹی سے ایک انسانی کندھا اور بازو باہر نکلا ہوا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بازو کسی عورت کا ہے۔ عورت کا نہیں بلکہ نوجوان لڑکی کا۔ گڑھا اگرچہ خاصا گہرا تھا، مگر وہی بات کہ نشیبی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اور قیامت خیز بارش نے لاش کو ننگا کر دیا تھا۔ میں نے ان دونوں دیہاتیوں سے کہا کہ وہ کھیتوں سے اپنی کھدائی کا سامان لے آئیں۔ وہ دونوں اسی وقت بھاگے گئے اور 2 کسیاں اور کھرپے لے آئے۔ میں نے انہیں احتیاط سے لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے پوری لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹا دی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جو ٹیڑھی میڑھی پڑی تھی۔ لڑکی کی شکل و صورت اچھی رہی ہوگی، مگر اس وقت خاصی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر غور سے دیکھا، اس کو گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ان میں دہشت اور اذیت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ گلا گھٹنے کی وجہ سے منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور زبان باہر آ گئی تھی۔ اس کے گلے پر دبانے کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ وہاں جلد کے نیچے خون جم گیا تھا۔ باقی جسم پر کوئی تشدد کا نشان نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسے آثار نظر آ رہے تھے جن سے یہ معلوم ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ جبر یا زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کپڑے بالکل درست حالت میں تھے۔ میں نے ان دیہاتیوں سے کہا کہ وہ گاؤں سے نمبردار اور 1-2 معزز آدمیوں کو بلا لائیں اور لاش لے جانے کے لیے ایک چرپائی بھی لے آئیں۔ ان آدمیوں کے جانے کے بعد میں نے لاش کے ارد گرد کی مٹی کو غور سے دیکھا۔ اکثر جائے واردات پر ملنے والی چھوٹی موٹی اشیاء تفتیش میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ لاش کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ لاش کچھ سوج گئی تھی، مگر ابھی گلنے سڑنے کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ کھیت قریب ہونے کی وجہ سے مٹی نمدار تھی، مگر لاش سے بدبو آنے لگی تھی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قتل ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، یہ 2 یا 3 دن پہلے کی واردات لگتی تھی۔ میں نے اس نشیب میں ادھر سے ادھر دور تک چل پھر کر زمین کا معائنہ کیا، مگر یہ معائنہ فضول ہی تھا۔ اگر زمین پر کوئی سراغ موجود بھی تھا تو رات کی طوفانی بارش میں بہہ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی ایک چرپائی اٹھائے آتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے نمبردار اور دوسرے آدمی آ رہے تھے۔ نمبردار کے آنے پر میں نے کاغذی کارروائی کی اور لاش کو چارپائی پہ رکھوا دیا۔ اب اس لاش کی شناخت کا مرحلہ تھا جو بہت ضروری تھا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ مقتولہ کون ہے، اس کے قتل کا سبب معلوم کرنا مشکل تھا۔ میں نے نمبردار اور اس کے ساتھ آنے والے آدمیوں سے آگے یہ مسئلہ رکھ دیا۔ لاش دریافت کرنے والے دونوں دیہاتیوں سے بھی کہا کہ وہ قریب آ کر غور سے لاش کا چہرہ دیکھیں اور اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ سب نے میرے کہنے پر لاش کو بڑے غور سے دیکھا۔ اگرچہ مٹی میں دفن رہنے کی وجہ سے چہرہ کچھ سوج گیا تھا، لیکن اس سے چہرے کے خد و خال اس حد تک نہیں بگڑے تھے کہ پہچانا نہ جاتا۔ باری باری سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نمبردار نے دونوں آدمیوں سے کہا کہ چرپائی اٹھا کر گاؤں میں لے چلیں۔ ہم سب لاش کے ساتھ گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر نمبردار نے لاش اپنے گھر کے باہر رکھوا دی اور اعلان کر دیا کہ لوگ آ کر لاش کی شناخت کریں۔ ذرا سی دیر میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اس ہجوم میں سے بعض عورتوں اور مردوں نے لاش کو پہچان لیا۔ ایک عورت نے میرے پاس آ کر کہا، تھانے دار جی، یہ تو لوہاروں کی لڑکی ہے اور اس کا نام ہے نورا۔ نورا کا نام سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس نوجوان حمید کو میں نے مقتول عباس کے قتل کے الزام میں مشتبہ اٹھایا ہوا ہے، اس کی بہن کا نام مجھے نورا بتایا گیا تھا اور اس کے بھائی حمید نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس کپورتھلا گئی ہوئی ہے اور وہاں سخت بیمار ہے۔ اس کا بڑا بھائی رشید وہاں اس کی خبر لینے گیا ہوا تھا۔ اگر نورا کپورتھلا گئی ہوئی تھی تو یہ لاش کس کی تھی؟ میں نے کہا کہ کوئی فوری طور پر جا کر نورا کی ماں کو بلا کر لے آئے۔ ابھی میں کسی کو بھیجنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ادھیڑ عمر کی عورت پریشانی کے عالم میں وہاں آ گئی۔ ایک عورت نے بتایا کہ نورا کی ماں ہے۔
वो आते ही चारपाई पर पड़ी लाश पर झुक गई और उसको देखने लगी। फिर एक हाथ लाश के मुंह पर फेरने लगी। मैं गौर से उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो सिसकने लगी। फिर जैसे इसके सब्र का बंध टूट गया। नूरा। उसके मुंह से एक धाड़ की मानिंद बेटी का नाम निकला और फिर वो लाश के ऊपर ही गिर पड़ी। वो बड़ी बेताबी से अपनी मुर्दा बेटी का मुंह सर चूमने लगी। ये मंजर देखकर वहां खड़ी कई और औरतें भी रोने लगीं और बाज मर्दों की आंखें भी नम हो गईं। यह खासा जज्बाती मंजर था। मैं भी एक इंसान होने के नाते मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इस औरत के रद्द-ए-अमल से ये बात साबित हो गई थी कि ये लाश नूरा ही की है। बड़ी मुश्किल से नूरा की मां को अलग किया गया। मैंने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और खुद थाने आ गया। थाने में बैठकर मैंने सारे वाकयात पर गौर किया तो सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। साफ नजर आ रहा था कि अपनी बहन नूरा को हमीद ने अकेले या दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया था। अब देखना यह था कि रशीद भी इस कत्ल में शामिल है या नहीं। एक और बात जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि हमीद ने ये क्यों कहा था कि उसकी बहन कपूरथला गई हुई है। अगर ये बात उसने कत्ल पर पर्दा डालने के लिए की थी तो ये झूठ कब तक चलना था। आखिर एक न एक दिन तो इस भेद से पर्दा उठना ही था। मैं जो इन मामलात पर गौर करता गया मेरी आंखों के आगे से पर्दे हटने लगे। हमीद की गर्दन पर लगे खराशों के निशान यकीनन इसकी बहन नूरा के नाखूनों के थे। अब मुझे हमीद की इब्तिदाई घबराहट और परेशानी की वजह मालूम हो गई थी। अगरचे बहुत कुछ मेरी समझ में आ गया था लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो अब भी एक सवालिया निशान की तरह मेरे सामने आ गई थीं। नूरा को कपूरथले भेजने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। हमीद का बड़ा भाई रशीद नूरा की बीमारी का बहाना करके कपूरथला क्या लेने गया था। हमीद ने यह क्यों कहा था कि नूरा शदीद बीमार है। इसके अलावा जो बात सबसे अहम थी वो ये कि इस सारे चक्कर में अब्बास का कत्ल किसी खाने में फिट नहीं हो रहा था क्योंकि अब तक की तफ्तीश से ये बात साबित हो चुकी थी कि मकतूला नूरा का मकतूल अब्बास से किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं था। अगर नूरा आवारगी या नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में कत्ल हुई थी तो इसके साथ इसके आशना हशमत को कत्ल होना चाहिए था लेकिन कत्ल अब्बास हुआ था। ये बात भी गौरतलब थी कि जिस जगह अब्बास कत्ल हुआ था मकतूला नूरा की लाश इस जगह से खासे फासले पर मिली थी। मकतूला की लाश को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन हुए होंगे। इसकी तस्दीक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकती थी। और एक बात यह भी मेरे जहन में आई जिसने मुझे और ज़्यादा उलझा दिया। मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि जहां अब्बास कत्ल हुआ इस जगह पाए जाने वाले खुरों में से कोई खुरा हमीद के खुरों से नहीं मिलता था। इसका सीधा सा मतलब निकलता था कि दोनों वारदातें अलग अलग मुजरिमों ने की हैं। अब देखना यह था कि कत्ल की इन दो वारदातों का आपस में कोई ताल्लुक था या नहीं। सोच सोच कर मेरा दिमाग घनचक्कर बन गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे बहुत से सवालों के जवाब हवालत में बंद हमीद के पास हैं। मुझे हमीद पर गुस्सा आने लगा। वो मुझे चक्कर दे रहा था। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि हवालात से हमीद को ले आए। कांस्टेबल गया और हमीद को ले आया। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा मगर वो खड़ा ही रहा। आपने मुझे यहाँ किस जुर्म में बंद कर रखा है। हमीद ने ज़रा तेज़ आवाज़ में मुझसे कहा। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी बहन नूरा कपूरथला गई है, बोलो हाँ या ना। हाँ। तुम्हारी गर्दन पर नाखून तुम्हारे दोस्त ने मारे हैं। मैंने पूछा। हाँ। उसने ज़रा मुतज़लज़ल अंदाज में कहा। मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर मारा। उसके कदम उखड़ गए और वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। मैंने बड़ी तेज़ी से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेकर 2-3 ज़ोरदार झटके दिए और कहा, अब झूठ बोलो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी बहन नूरा कहाँ है। वो कपूरथले। मैंने उसकी बात पूरी न होने दी और दोनों हाथों से उसके बाल पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वो ज़मीन पर आ रहा। कांस्टेबल दरवाजे में खड़ा था। मैंने उसे इशारा किया। वो मेरे इशारे को समझकर आगे बढ़ा और कुर्सी उठाकर उसके पायों के नीचे उसका एक एक हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। ये कांस्टेबल खासा भारी भरकम था। उसके वजन से कुर्सी के पाए उसके हाथ की उल्टी तरफ गोश्त के अंदर धंसने लगे
और हड्डियां कड़कड़ाने लगीं। वो सुबह होते बकरे की तरह डकराने और तड़पने लगा। वो तकलीफ की शिद्दत से अपना सर दाएं बाएं पटक रहा था और उसकी टांगें इस तरह से लरस रही थी जैसे जान टांगों के रास्ते निकल रही हो। सच बोलोगे तो ये कांस्टेबल कुर्सी से उठेगा, मैंने बेरहम लहजे में कहा। झूठ बोलोगे तो एक और आदमी बुलवाकर कुर्सी पर बिठा दूंगा। तुम्हारी बहन की लाश मिल गई है, बोलो इसे तुमने कत्ल किया है या नहीं? हाँ, उसके मुंह से एक कर्बनाक आवाज निकली। तुम्हारे साथ और कौन था? मैंने पूछा। पानी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा और फिर निढाल होकर सर एक तरफ फेंक दिया। मैंने कांस्टेबल को हटने को कहा तो वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने इससे कहा कि इसे पानी पिलाओ। वो पानी लेने चला गया तो मैंने हमीद को देखा। इस पर गशी तारी हो गई थी। मौसम वैसे भी गर्मियों का था और फिर तशद्दुद की वजह से उसके जिस्म का हर मसाम पसीना उगल रहा था, जिसकी वजह से उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन कभी कभार मजबूरन 3rd डिग्री से काम लेना पड़ जाता था। कांस्टेबल पानी ले आया तो मैंने इससे कहा कि वो हमीद को उठाकर कुर्सी पर बिठा दे। कांस्टेबल ने पानी का गिलास मेज पर रखा और हमीद को बगलों में हाथ देकर इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। फिर इसने हमीद के मुंह से पानी का गिलास लगा दिया। उसने इतनी बेसब्री से पानी पिया कि कुछ उसके कपड़ों पर भी गिर गया। पानी पीकर उसके हवास कुछ बहाल हुए। उसने दर्द की शिद्दत कम करने के लिए दोनों मजरूब हाथों को अपनी बगलों में दबा लिया था और खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। फिर इसने मरी मरी आवाज में और पानी मांगा। पानी भी पिलाऊंगा और रोटी भी खिलाऊंगा। मैंने मेज पर पड़े हुए बैग को एक हाथ से दूसरे हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता मारते हुए कहा, पहले एक बारी बयान दो, हर बात सच सच बयान करो। वो कोई पुख्ताकार मुजरिम तो था नहीं जो तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता और अपने झूठे बयान पर अड़ा रहता। वो एक शरीफ सा नौजवान था जो गैरत के जोश में आकर कत्ल जैसा भयानक जुर्म कर बैठा था। इंसानी खून तो बड़े बड़े बेरहम कातलों को भी हजम नहीं होता। हमीद फौरन इकबाली बयान देने के लिए तैयार हो गया। अभी मैंने इसे बयान लेना शुरू नहीं किया था कि मेरा हिंदू ASI मेरे पास आया और सल्यूट करके मुझे नूरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। उसके साथ ही उसने बताया कि लाश भी आ गई है। मैंने रिपोर्ट देखी। इसमें कत्ल की तारीख वही लिखी थी जिस रोज अब्बास कत्ल हुआ था। उसकी मौत की वजह गला दबाना लिखी गई थी, जिसकी वजह से मकतूला दम घुटने से मर गई थी। यह भी लिखा था कि मकतूला कंवारी है। इससे ये जाहिर होता था कि मकतूला साफ किरदार की मालिक थी और इसके हशमत या किसी और गलत किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। अब्बास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट के आखिर में भी डॉक्टर ने लिखा था कि मकतूला के नाखूनों में इंसानी गोश्त के रेशे फंसे हुए मिले हैं। इसके अलावा एक मुट्ठी के अंदर से 3-4 इंसानी बाल भी मिले हैं। रिपोर्ट के साथ एक छोटे लिफाफे में ये बाल भी मौजूद थे। ये बाल यकीनन हमीद के होंगे। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो हमीद को हथकड़ी लगा दे। जब हमीद को हथकड़ी लग गई तो मैंने इसे बाहर लाने का इशारा किया। थाने के बरामदे में एक चारपाई पर नूरा की लाश पड़ी थी। मैं हमीद को उसकी बहन की लाश दिखाने के लिए ले जा रहा था। अभी हम लाश से कुछ दूर ही थे। अपने इस दोस्त को देखोगे? मैंने ड्रामाई अंदाज में इससे कहा, जिसके नाखून तुम्हारी गर्दन पर लगे थे। मैंने चारपाई पर चादर में लिपटी उसकी बहन की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है तुम्हारा दोस्त। वो चलते चलते रुक गया और खौफजदा नजर से चारपाई की तरफ देखने लगा जहां इसकी बहन की लाश चादर में लिपटी पड़ी थी। जिस कांस्टेबल ने इसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी वो मेरे इशारे पर इसको आगे खींचने लगा। हमीद चल नहीं रहा था बल्कि घिसिट रहा था। चारपाई के पास ले जाकर इसे खड़ा कर दिया गया। वो यकटुक पलके झपकाए बगैर चारपाई पर पड़ी लाश की तरफ देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर लाश के मुंह से चादर हटा दी। नूरा का अजियत से बिगड़ा खौफनाक चेहरा देखकर हमीद को जबरदस्त झटका सा लगा। उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं जैसे वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर यकलख्त उसके अंदर बड़ी ड्रामाई तब्दीली पैदा हुई और उसके आसाब तन गए और मुट्ठियां भिज गईं। मुझे ऐसा नजर आने लगा जैसे वो लाश पर ही झपट पड़ेगा। बेगैरत! इसके मुंह से कहर भरी सरगोशी नुमा आवाज निकली और उसने नफरत की शिद्दत से अपनी बहन की लाश की तरफ थूक दिया। उसके साथ ही वो इंतहाई तेजी से मुड़ा, हथकड़ी को जोरदार झटका दिया
झटका इतना शदीद था कि हथकड़ी की जंजीर कांस्टेबल के हाथ से छूट गई और हमीद भाग उठा। एकदम खलबली सी मच गई और वहां खड़े पुलिस के मुलाजिम इसके पीछे भागे। मैं भी इज़्तिरारी तौर पर इनके पीछे ही लपका। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि वो भागता हुआ थाने से बाहर जाने की बजाय सीधा मेरे कमरे में घुस गया। मैं इसकी इस वक्त की कैफियत को समझ रहा था। वो बैक वक्त दो तरह की कैफियत के दरमियान पिस रहा था। एक तरफ माजाई बहन के प्यार की ठंडक थी तो दूसरी तरफ इसी बहन से नफरत का अलाव दहक रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अमले के लोग इस तरह घेरे उसके गिर्द खड़े थे जैसे उसके उड़ जाने का अंदेशा हो। वो कांस्टेबल जिसके हाथ में हथकड़ी का सिरा था अपनी खिफत मिटाने के लिए हमीद के बाल पकड़कर झटके दे रहा था। मैंने उसे डांट कर अलग किया और सबको बाहर निकल जाने को कहा। वो सब बाहर निकल गए। जब सारे बाहर चले गए तो मैंने हमीद की तरफ देखा। उसकी नफ्सियाती हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे एक मासूम बच्चे ने गुस्से के आलम में अपना मनपसंद खिलौना तोड़ दिया हो और अब पछता रहा हो। मैंने इसकी इस वक्त की कैफियत को समझते हुए इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और तसल्ली दिलासा देने लगा। इसके अंदर पहले ही बड़ी टूट फूट हो रही थी मगर वह सब्र किए हुए था। मेरे इस हमदर्दाना रवैये की वजह से इसके सब्र व ज़ब्त का बंध टूट गया और इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी जो बढ़ते बढ़ते हिचकियों में बदल गईं। मैंने इसे खुलकर रोने दिया ताकि इसके अंदर का गुबार निकल जाए। ये गुबार उसने न जाने कब से अपने सीने के अंदर रोक रखा था। जब तूफान गुजर गया तो सुकून हो गया। मैंने इसके साथ इधर उधर की बातें शुरू करी और बातों बातों में इसको इकबाली बयान देने पर मजबूर कर दिया।